अर्थ अप्लाइज फोर्स ऑन द अर्थ ऑन द हॉर्स, यहाँ हम रुक गए, यहाँ हम आगे डिटेल में नहीं जा रहे, बस अर्थ ने किसको फोर्स लगाई, घोड़े पे। आगे हम अलग से सेंटेंस लिख रहे हैं कि वन ऑफ द क्या नाम है, कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स एक्ट ऑन द हॉर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब वो बैकवर्ड वाली बात भी आ गई और फॉरवर्ड वाली बात भी आ गई। बात सही भी है और कोई दूसरा परेशान भी नहीं होगा कि या तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिखा हुआ था, इन्होंने पैंट वो कर दिया, डायगनली डाउनवर्ड कर दिया, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा अगर उसको नहीं आता सब्जेक्ट। अब देखिए अब बात आ रहा है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे जब भी आप एप्लीकेशन बेस करेंगे तो उसको आप थोड़ा सा उसको मैथमेटिकली उसको एक पॉइंट लिख दीजिए। दो तरह से इसको हम कह सकते हैं, ये ख़त्म हो गया, खुला रहा ना, ये फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इसको हम आगे ब्रेक कर सकते हैं एम वी माइनस यू अपॉन टी। हाँ, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये सेकेंड लॉ का आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एफ इंटू टी कितना हो जाएगा, एम वी माइनस एम यू, ब्रैकेट में लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम, नेट चेंज इन मोमेंटम, एफ इंटू टी। एक तो ये कि आप इसको ऐसे ले लें, यहाँ तक आ जाए, ठीक है। एक और इसको करने का तरीका है कि आप डायरेक्ट सेकेंड लॉ को मोमेंटम से रिलेट करें। एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, आएंगे वहीं पर ही हम। तो एफ टी कितना हो जाएगा, एम वी माइनस एम यू, और क्या हो जाएगा ये, चेंज इन मोमेंटम, नेट चेंज इन मोमेंटम। नेट कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ तक लिखने के बाद तो चाहे वहाँ से आए एक्सेलरेशन वाले रास्ते से, चाहे इधर से आए। अब ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, आपकी नेट चेंज जो है वो 100 की है, एफ इंटू टी जो है ये 100 के बराबर है, सपोज करो 100 आंसर चाहिए। जो चेंज होगी वो प्रोडक्ट 100 के बराबर आना चाहिए, चेंज इन मोमेंटम। अब अगर इसमें फोर्स 100 हुई तो टाइम 1 होगा, 100 इंटू 1 तभी तो 100 बनेगा। अगर इसमें आप टाइम 2 कर दें तो फोर्स कितनी हो जाएगी, 50। जब टाइम 1 था फोर्स 100 थी, जब टाइम 2 था तो फोर्स, जब टाइम 4 कर दे तो फोर्स 25। क्योंकि आंसर 100 आना चाहिए, जो नेट चेंज है वो 100 होनी चाहिए। ये बात समझ में आया। आप टाइम 5 कर दें, फोर्स कितनी हो गई, 20। आप टाइम 10 कर दें, फोर्स कितनी हो गई, 10। आप टाइम जो है वो 20 कर दें, फोर्स कितनी हो गई, 5। आप टाइम जो है वो 50 कर दें, फोर्स कितनी हो गई, 2। आप टाइम 100 कर दें, फोर्स कितनी हो गई। तो आप देख लीजिए प्रोडक्ट 100 आना चाहिए दोनों का। अब ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट 100 है, तो अगर उसमें से एक बढ़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। टाइम अगर बढ़ रहा है तो फोर्स वाला पोर्शन कम हो रहा है, टाइम घटेगा तो फोर्स बढ़ेगी। अब ये लिखने के बाद, ये तो मैंने आपको समझाया, एग्जाम में नहीं लिखना ये पेपर में, ये तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं कि ध्यान से सुन लीजिए आप। जब हम किसी बॉल को कैच करते हैं तो जस्ट एट द टाइम ऑफ टचिंग द हैंड द मोमेंटम इज मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी है और जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, क्योंकि बॉल का मास तो फिक्स है। तो इसका मतलब है बॉल का मोमेंटम कहाँ पे डिपेंड करता है, उसकी वेलोसिटी पे। तो जस्ट एट द टाइम ऑफ टचिंग, बिल्कुल टच होने वाली है, उस वक्त वेलोसिटी मैक्सिमम होगी,
तो मोमेंटम भी मैक्सिमम होगा। बात समझ में आया? जब आप उसको टच करेंगे, अब उसको रुकने में टाइम लगाएंगे, जब तक वो रुकेगा नहीं मोमेंटम जीरो नहीं होगा। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? जीरो। जब बॉल रुक जाती है, बॉल की वेलोसिटी जीरो, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो मैक्सिमम से जीरो पे आना है उसको। अगर मैक्सिमम 100 है और जीरो पे आना है तो 100 माइनस जीरो, यानी चेंज कितना होना है? 100 का होना है। ये बात समझ में आ गई? चेंज कितना होना है? 100 का। अगर मैक्सिमम मोमेंटम 100 है और ख़त्म कब होगा मोमेंटम? जीरो कब होगा? जब कंफ्यूज मत हो, इधर देखो ध्यान से। मोमेंटम किसके बराबर है? m इंटू वी। तो मास तो फिक्स है, तो ये जीरो कब होगा? जब क्या होगा? जब वेलोसिटी जीरो होगी। मास तो जीरो नहीं हो सकता। अब आप खुद सोचिए कि अगर हमने टाइम जो है मोमेंटम का जीरो करने में बहुत कम लगाया, यानी विद इन 1 सेकेंड वो जीरो हो गया, बॉल हाथ हमारे आगे से हिला नहीं, तो बॉल भी वहीं रुक जाएगी ना। हम उसको 1 सेकेंड मान रहे हैं कि 1 सेकेंड में मोमेंटम जीरो हो जाता है, ठीक है? तो फोर्स कितनी होगी? 100, अगर मान लो हम इससे हिसाब से निकालें। अब अगर हम थोड़े से हाथ को पीछे करें तो मोमेंटम जीरो हाथ रुकने के बाद होगा। मान लो मोमेंटम जीरो 2 सेकेंड में होता है, तो आना 100 से जीरो पे आना है, तो फोर्स ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी? 50। तो अगर टाइम बढ़ गया तो फोर्स कम हो गई। आप और थोड़ा सा पीछे कर ले, बॉल को कैच करने में 4 सेकंड लगे, तो फोर्स जो होगी वो 25 हो जाएगी। तो जितना आप कैच करने में टाइम लगाएंगे, मोमेंटम को जीरो होने में उतना ही टाइम लगेगा, और जितना टाइम ज़्यादा लगेगा उतनी फोर्स कम हो जाएगी। ये पॉइंट समझ लें। और इसको जब भी आप समझा सकते हैं दूसरे को, जब आप ये एक्सप्लेन कर दें। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सेकेंड लॉ से आप डायरेक्ट शुरू कर रहे हैं, ठीक है? दैट इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, क्योंकि ए बराबर है वी माइनस यू अपॉन टी के। चेंज इन वेलोसिटी, इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। और इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करें, क्या हो जाएगा? फाइनली एफ इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एफ इंटू टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू और नेट चेंज इन मोमेंटम। इसको वर्ड्स में लिखें, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम will always be equal to net change in momentum, which is a fixed amount, which is a fixed amount. If, अब आप देखिए, this is a product of two numbers, two quantities. If the time will increase, automatically force will decrease. Time कौन सा टाइम बढ़े? Time to stop the ball. If the time to stop the ball will increase, force will डिक्रीज। ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने समझाया इसीलिए कि जितना टाइम बढ़ रहा है फोर्स क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम तो उतना ही चेंज होना है। अगर टाइम भी ज़्यादा हो, फोर्स भी ज़्यादा हो, टाइम जो है वो आपका 2 सेकंड बढ़ गया और फोर्स पहले जितनी 100 रही, तो टोटल मोमेंटम तो 200 हो जाएगा। जबकि टोटल मोमेंटम चेंज कितना हुआ है? 100 का हुआ है। क्योंकि जब मैक्सिमम मोमेंटम वो 100 था, मिनिमम 0 था, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ है? 100 माइनस 0 कितना हुआ है? 100। तो अगर टाइम आपका 2 सेकंड हो गया और फोर्स वही रही 100, तो कितना हो जाएगा नेट मोमेंटम? है 100 इंटू 2, 200। और जबकि नेट मोमेंटम चेंज हुआ वो कितना हुआ है? वो 100 हुआ है। तो वो तो वही रहेगा ना, वो थोड़ी बदलेगा। मोमेंटम जो चेंज हुआ है 100 से 0 आया है, वो 200 पे थोड़ी पहुंच जाएगा। तो टाइम बढ़ गया तो फोर्स क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इसलिए जब हम कैच करते हुए हाथ को पीछे करते हैं तो वी इंक्रीज द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, वी इंक्रीज द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट टू स्टॉप द बॉल। एज दिस टाइम इंक्रीजेस, फोर्स एक्टिंग ऑन द हैंड डिक्रीजेस, फोर्स एक्टिंग ऑन द हैंड डिक्रीजेस एंड वी डोंट फील हर्ट. But if we, without moving the hand backward,
if we keep our hand at the same position, then the momentum will become zero in very short time. Momentum will become zero in very short time, in very little time. Time कम हो गया. But as a result, the force to bring that much momentum will be higher. तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, टाइम कम हो गया तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, तो जो हम पे फोर्स लगेगी वो ज़्यादा लगेगी. नतीजे क्या होगा, हाथ में चोट लग जाएगी. इसलिए आप देखते हैं कभी कभी जो लोग अनाड़ी होते हैं वो हाथ पीछे नहीं करते, वैसे ही कैच कर रहे होते हैं, बाद में फिर वो हाथ झटकते हैं. क्यों? क्योंकि उनके हाथ में चोट लग गई. समझ में आगे नहीं आ गई? आप खाली एक्सप्रेशन के कानून से भी आ सकते हैं. A is equal to v minus u upon t. तो when time increases, acceleration decreases. तो ना ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बढ़ जाता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, वही रहती है. जो डिवाइडर फैक्टर है वो बढ़ जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम. एज द टाइम इंक्रीजेज एक्सेलरेशन डिक्रीजेज. अब इसको ऐसे भी आ सकते हैं. एंड सिंस फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, तो व्हेन एक्सेलरेशन विल बी लेस, द फोर्स विल ऑल्सो बी लेस. ऐसे भी आ सकते हैं. इस आंसर को कई तरीके से आप कर सकते हैं. तो व्हेनेवर आप इसको अगर इधर से आना है तो आप लिखेंगे क्या कि वी नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, दैट इज a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t. ओके. तो इफ टाइम इंक्रीजेस देन एक्सेलरेशन डिक्रीजेस. ये मैथ्स का रूल है. डिनोमिनेटर जिसे डिवाइड कर रहे हैं वो बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो आंसर आएगा वो कम आएगा. ठीक है. तो व्हेन टाइम इंक्रीजेस एक्सेलरेशन डिक्रीजेस, and due to this less acceleration the force also decreases, because force is equal to, ब्रैकेट में लिखेंगे force is equal to mass into acceleration. So since acceleration will be less, force will also be less and we will not be hurt. If acceleration will be higher, force will also be higher and therefore we will be hurt. और acceleration higher कब होगा, जब the time to change the velocity from certain value to zero is higher, is lower. ये टाइम कम होगा, जितना टाइम छोटा होगा उतना ही इसका आंसर भी ज़्यादा आएगा. इसको दोबारा समझ लें, इसको समझ लें. जो बैक बेंचर जो है, जो अपने किसी काम में लग गए, वो अब ज़रा मुझे दोबारा से बताएं. ये पॉइंट समझ में आ गया? क्योंकि आगे सारे आंसर इसी पे बेस करते हैं. तो जब आप ये आंसर दें तो सबसे पहले आप ये बताएं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इसको आप मोमेंटम पे आ जाए, दैट इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी. फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सारा मैथमेटिकल पोर्शन शो करें, सारा थ्योरेटिकल आंसर मत दें. f इंटू टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू. आगे लिख दें ब्रैकेट में नेट चेंज इन मोमेंटम. So according to this rule, if time will increase for a given momentum, change in momentum, if the time will increase, force will decrease, and vice versa. यानी time will decrease, force will increase. यहाँ तक आने के बाद जब आप रिजल्ट निकालेंगे, मैथमेटिकल वर्जन निकालेंगे, तो हर एक की बात समझ में आ जाएगी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगी, जितना क्या फॉर ए गिवन चेंज इन मोमेंटम, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगी. क्योंकि गिवन चेंज का मतलब है जो चेंज हुआ है वो फिक्स है, वो हम नहीं बदल रहे. चेंज 100 से 0 हुआ है वो हम नहीं बदल रहे, वो 100 ही रहेगा. 100 माइनस 0 100. बात समझा? अब वो जो चेंज हुआ है टोटल, वो फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर है. अब ए और इंटू बी का प्रोडक्ट जो है वो मान लो 100 है, तो अगर ए बढ़ेगा तो बी ऑटोमेटिकली घट जाएगा, तभी 100 रहेगा. दोनों बढ़ गए तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, दोनों कम हो गए तो 100 से कम हो जाएगा. तो प्रोडक्ट तो वही रहना है. यानी जो चेंज इन मोमेंटम है, अ गिवन फॉर ए गिवन चेंज इन मोमेंटम, द क्या नाम है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कांस्टेंट. प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज, प्रोडक्ट कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है. फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट कांस्टेंट है. तो इफ टाइम इंक्रीजेस, फोर्स डिक्रीजेस. यहां तक आने के बाद फिर आप आएंगे, आप जो जंप करते हैं हाई जंप, तो वेयर व्हाट वी डू इन हाई जंप, वेयर द जंपर क्या नाम है, जंप गिरता है, वो इज नॉट अलाउड टू फॉल ऑन ए हार्ड सरफेस. क्योंकि इफ द जंपर विल बी अलाउड टू फॉल ऑन ए हार्ड सरफेस, तो द टाइम टू कम जीरो, टाइम टू बिकम
जीरो विल बी वेरी वेरी शॉर्ट, हार्ड सरफेस पे गिरते ही टाइम जीरो हो जाएगा, मोशन खत्म हो जाएगा. तो व्हेन टाइम विल बिकम वेरी लेस, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी वेरी हाई, चोट लगेगी उसको. इसलिए वो कुशन पे गिराते हैं, सो दैट द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट of coming of changing momentum from a certain value to zero increases. If the time increases, the force decreases. इसलिए जब वो कुशन पे गिरता है तो उसको चोट नहीं लगती. इसलिए जब हाई जंप करते हैं, लॉन्ग जंप करते हैं, तो वहाँ भी क्या बिछा होता है? रेत होता है, सैंड. वो सैंड क्यों बिछाते हैं? So that when we come in contact with the sand, the time of the momentum take long time to become zero, and the momentum will take long time to become zero. The force acting on the body will become less. इसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे. मोमेंटम जीरो होने में ज़्यादा टाइम लगाएगा तो क्या होगा? टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. आपका शीशे का गिलास है, यहाँ फेंकेंगे तो टूट जाएगा, और गद्दे पे गिरेगा तो. अक्सर मोबाइल भी घर पे गिर जाता है, उस पर पलंग पे या गद्दे के ऊपर, तो नहीं टूटता. लेकिन वही मोबाइल अगर यहाँ ज़मीन पे गिर जाए तो देखना पड़ता है कहाँ से चरखा तो नहीं. तो भाई क्योंकि when motion stops, momentum will become zero from certain value. The change in momentum is a product of force and time. Force on time. कौन सा टाइम? The time to come to rest. The time come to rest. If the time increases, force decreases. तो if the गद्दा जो होगा उसमें वो थोड़ा वो दबेगा, तो it will take little more time to become to stop. As a result, the force acting on the जो भी वो भी है, क्या नाम है, कप है, गिलास है, मोबाइल है, the force acting on the cup, glass, mobile will become less and it will not break. तो ये जितने भी आंसर हैं. लॉन्ग जंप में हम रेत पे क्यों कूदाते हैं? कि ताकि फोर्स चोट ना लगे. ये तो हमें मालूम है चोट ना लगे. हाई जंप में गद्दे पे क्यों गिराते हैं? ये हमें मालूम है क्यों गिराते हैं, ताकि चोट ना लगे. बात समझ में आई नहीं आई? अब चोट क्यों कम लगे, कैसे कम लगे, तो आपको ये मैथमेटिकल एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सेकेंड लॉ से आप शुरू करेंगे, आप आ जाएंगे फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, नेट चेंज इन मोमेंटम. For a given change in momentum, if the product of force with time will be constant, so if the time will increase, force will decrease. Okay, time will कौन सा time? The time start from as soon as the body come in contact with the object, with the earth. तो ज़मीन के साथ कांटेक्ट में आने, गद्दे के साथ कांटेक्ट में आने से टाइम शुरू हो रहा है. और जितनी देर में जीरो होगा टाइम, क्या नाम है, मोमेंटम जीरो होगा, उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा, उतनी ही फोर्स कम हो जाएगी. टाइम कब से शुरू हो रहा है? जहाँ मैंने हिट करा वहाँ से शुरू नहीं हो रहा. whenever the player start catch the ball, तो as soon as he touches the ball, the time to stop the ball starts from there. If he stops the ball at the same place without moving the hand, the time to stop the ball will be very less. Time to stop the ball will be very less. But if he moves hand backward, तो हाथ पीछे हट रहा है तो बॉल भी तो पीछे हट रही है, तो बॉल की स्पीड कम हो गई, बॉल एकदम जीरो नहीं हुई. तो टाइम टू स्टॉप द बॉल ड्यू टू मोशन इन बैकवर्ड डायरेक्शन will increase. As a result, force will decrease, and when force will decrease, it will not hurt the object, the player. ठीक है. का आंसर आप कैसे देंगे, समझ में आ गया? पहले आप क्या लिखेंगे? न्यूटन्स सेकंड लॉ स्टेटमेंट देंगे, उसके हिसाब से आप इस वर्जन पे आएंगे, चाहे इधर वर्जन पे आ जाएं चाहे इस वाले पे आ जाएं. F इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, F इंटू टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू. एम यू माइनस एम यू क्या है? चेंज इन मोमेंटम. तो आप आगे लिखते वर्ड्स में नेट चेंज इन मोमेंटम विच इज फिक्स, विच इज फिक्स. यहाँ से आप शुरू करेंगे तो जल्दी बात समझ में आ जाएगी. नेट चेंज इन मोमेंटम इज फिक्स, इज फिक्स. Therefore, but for product of it is equal to product and force and time. So if time will increase, force will decrease, and time will decrease, force will increase.
इसलिए हाथ को इसीलिए। और टाइम कब से शुरू होता है? जब वो जंप कर रहा है, टाइम स्टार्ट एज सुन एज द जंपर टचेज द क्या नाम है, टचेज द जो बेड है या जो भी वो है बेड, वो जो है क्या कुशन, एज सुन एज द जंपर टच इज जस्ट टचेज द कुशन, द टाइम स्टार्ट्स एंड द टाइम विल रिमेन टू क्या नाम है till the momentum becomes zero, it the time will be counted. So if क्या नाम है time increases to become momentum zero, the force we are acting will be, the force will decrease. तो ये आंसर आप एक दफ़ा मुझे लिख के दिखा दें, इसमें कोई कमी होगी तो मैं सही कर दूंगा मैं, लेकिन सेकंड लॉ बता के आप लिखेंगे। सेकंड लॉ में लिखे F into T is equal to mv minus mv। यहाँ से आप अगर शुरू करेंगे तो इट विल बी बेटर कि when time increases force decrease for a given amount of momentum, given change in momentum, if time increases force, ये क्यों लिख रहा है for a given change in momentum कि momentum की जो चेंज आई वो फिक्स है और वो फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर है। तो अब दो चीज़ों के प्रोडक्ट के बराबर एक फिक्स नंबर है तो ऑटोमेटिकली उसमें से एक नंबर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ये बात समझ में आ गई? सेकंड लॉ को बताने के बाद F इंटू टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू तक जाइए, फिर यहाँ से आंसर को एक्सप्लेन कीजिए तो हर एक की समझ में आ जाएगा कि इफ द चेंज इन इफ द टाइम विल इंक्रीज, पहले आप लिखेंगे कि फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ फॉर ए गिवन चेंज इन मोमेंटम या गिवन चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। तो इफ टाइम विल इंक्रीज फोर्स विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। ये टाइम घटेगा तो फोर्स बढ़ जाएगी। तो इन मूविंग द हैंड बैकवर्ड टाइम इंक्रीजेस टू स्टॉप द बॉल, एज ए रिजल्ट फोर्स डिक्रीजेस। इन मूविंग द कुशन डाउनवर्ड टाइम इंक्रीजेस फोर्स, बट इफ देयर इज अ हार्ड सरफेस द टाइम टू स्टॉप द बॉडी या बॉल विल बी वेरी लेस, एज ए रिजल्ट फोर्स विल बी वेरी हाई एंड दैट हाई फोर्स विल हर्ट द बॉडी। क्लियर हो गया ये? इसमें कोई और डाउट हो तो बताइए आप। इसमें कितने सवाल आपके हो गए? जो जंप वाला हो गया, लॉन्ग जंप वाला हो गया, हाई जंप वाला हो गया और कैच वाला हो गया। ये बात समझ में आ गई है? और उसमें एक्शन रिएक्शन में कौन कौन से आ गए? कार्ट और हॉर्स का हो गया, कैसे मूव करता है। आपका खुद का चलना हो गया कि जब आप चलते हैं तो आप जो अप्लाई फोर्स ऑन द अर्थ and one of the component of your force act on the earth in backward direction, earth applies as a reaction, earth applies force on our body। यहाँ रुक जाएंगे, इसको आगे नहीं एक्सप्लेन करेंगे। one of the component of this force acting on our body is in forward direction। इसको तोड़ के अलग से लिखेंगे कि आप कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, आप पूरी फोर्स की बात अगर आप लिखेंगे वी अप्लाई फोर्स ऑन द अर्थ इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन फोर्स नहीं लगा रहे हैं, हम क्या लगा रहे हैं? डायगनली बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं। हम हॉरिजॉन्टली बैकवर्ड में नहीं लगा रहे हैं, हम डायगनली बैकवर्ड लगाते हैं। अब डायगनली बैकवर्ड हो तो हमें डायगनली अपवर्ड जाना चाहिए, तो वो हम नहीं समझ पाएंगे। और आप देखते हैं कि बहुत से जो लॉन्ग जंप करते हैं तो वो डायगनली फोर्स इस तरह से लगाते हैं कि वो बॉडी पे अपवर्ड फोर्स लगती है और वो ऊपर से होते हुए जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से जंप के अंदर कि वो उछलते हुए जाते हैं। पॉइंट समझ में आ गया नहीं आ गया? तो आप लिखेंगे फोर्स ऑन द अर्थ इन बैकवर्ड, फोर्स ऑन द अर्थ, बस अर्थ ड्यू टू रिएक्शन अर्थ अप्लाइज फोर्स ऑन आवर बॉडी, द फोर्स एक्टिंग ऑन द वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स एक्टिंग ऑन द अर्थ इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑफ अर्थ ऑन आवर बॉडी इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इस तरह से लिखेंगे तो आंसर हमेशा सही रहेगा। ऑलराइट, अब इसमें एक चीज रह गई, फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का एसआई यूनिट है एक्चुअल न्यूटन। क्या है फोर्स का एसआई यूनिट? तो हाउ विल यू डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? ऐसे भी सवाल आ सकता है। हाउ विल यू डिफाइन 1 न्यूटन? ये भी सवाल आ सकता है। अब जितने भी यूनिट बनते हैं वो बनते हैं फॉर्मूले से। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फाइनल फॉर्मूला m इंटू ए। फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन और एसआई यूनिट से ही बनता है। मास का एसआई यूनिट क्या है? केजी।
और एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या है? तो ये 1 होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 इंटू 1 1 आंसर आएगा। अगर इनमें से एक 2 हो जाए और एक 1 हो जाए तो आंसर 2 बन जाएगा। ये प्रोडक्ट है ना दोनों का। तो आसानी के लिए आप इसको 2 कर दें, इसको हाफ कर दें, इसको 3 कर दें, इसे 1/3 कर दें, तब भी 1 आंसर आएगा। लेकिन आसानी के लिए क्या है, इन दोनों को क्या कर दिया, 1 कर दिया। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो हाउ विल यू डिफाइन 1 न्यूटन या SI यूनिट ऑफ फोर्स? बताइए, इस फॉर्मूले से डिफाइन करिए। देखो मास कितना है, 1 kg। किसका मास है? जिसपे फोर्स लग रही है। एक्सेलरेशन कितना है? किसका एक्सेलरेशन? जिसपे फोर्स लग रही है। इफ ए फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, यहां से शुरू करेंगे। इफ ए फोर्स एक्ट ऑन एन whose mass is 1 kg and that force moves the object with an acceleration of 1 meter per second square। नहीं, फोर्स 1 kg ऑब्जेक्ट पे लगी और उससे क्या पैदा हुआ, कितना, वैल्यू इस हिसाब से रखनी है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी 1 न्यूटन। खत्म। Then the net force acting on the object will be 1 Newton। या फोर्स क्या नाम है, अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी 1 न्यूटन। तो बेटर ये यहां से शुरू करें, फिर इधर आ जाए कि whenever a force act on an object whose mass is 1 kg and due to that force the object moves कितना, with an acceleration of 1 meter per second square। आगे चल के आप इसी फॉर्मूले की मदद से आप वर्क का यूनिट भी डिफाइन करेंगे, एनर्जी का यूनिट भी डिफाइन करेंगे। इसी तरह वर्क का यूनिट जूल है, वो भी इसी तरह फॉर्मूले से डिफाइन होगा। तो whenever a force of act on an force on an when the force act on an object and the mass of the object is 1 kg and the acceleration which is produced by the force is 1 meter per second square, then the amount of force will be 1 न्यूटन। खत्म। आ गया समझ में? इसको उतार लिया। पहले रफ पे लिखेंगे, फिर डेफिनेशन जो है वो 1 न्यूटन की फेयर में लिखेंगे कि व्हाट इज 1 न्यूटन। इट इज a force। आप जैसे भी शुरू कर सकते हैं। 1 न्यूटन इज a force which when act on an object whose mass is 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second। आसानी आपको किस में लग रही है? आप 1 न्यूटन इज ए फोर्स ऐसे भी शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले इधर का हिस्सा ले लें। whenever a force acts on an object whose mass is 1 kg and the acceleration of the object produced on the object is 1 meter per second square। I am repeating again, दोनों तरफ से जो आसान लगे। whenever 1 न्यूटन इज ए फोर्स, ऐसे भी कह सकते हैं, स्टार्ट वहां से करें। 1 न्यूटन इज ए फोर्स विच when act on an object of mass कितना, 1 kg and produces an acceleration of 1 meter per second square। ऐसे भी कह सकते हैं। बेटर ये, आसान ये है कि आप इधर से शुरू करें। whenever a force act on an object whose mass is 1 kg and that force produces an acceleration of 1 meter per second square, then the force amount of force will be how much, 1 Newton। That is easier। इसमें आपको एक तरीका समझ में आ जाएगा।